हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट दोनों मेन फंक्शनैलिटी होती है। कोई भी आप इनपुट देंगे उस पर प्रोसेस होकर ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन सी लैंग्वेज में कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आउटपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आउटपुट फंक्शन क्या होता है? तो आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी मदद से हम आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा है, छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, ए, बी एंड सी। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पे ए के लिए मेमोरी में 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ऐसे ही बी के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और सी के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो ए, बी और सी तीनों वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल में हमने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी। ए इज इक्वल टू 10, मतलब कि ए के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है वहां पे जाके 10 स्टोर हो जाएगा। बी के अंदर 20, यहाँ पे 20 और सी के अंदर ए प्लस बी मतलब कि 30। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ प्रोग्राम तो लिखा लेकिन इस प्रोग्राम में कोई भी आउटपुट फंक्शन का हमने यूज नहीं किया है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम में एरर कोई भी नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने आउटपुट फंक्शन को यूज नहीं किया है। तो हम आउटपुट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, हम उसकी बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रिंटफ फंक्शन की इस सिंटैक्स को समझना पड़ेगा कि ये सिंटैक्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इस सिंटैक्स में जो प्रिंटफ लिखा है वो फंक्शन का नाम है। यहाँ पे सी लैंग्वेज में आपको 2 टाइप के फंक्शन मिलेंगे। एक फंक्शन होगा प्री डिफाइन और दूसरा होगा यूजर डिफाइन। तो यहां पे हम प्री डिफाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रिंटफ एक प्री डिफाइन फंक्शन का नाम है जिसका यूज आउटपुट को प्रिंट करने के लिए होता है। और इस प्रिंटफ फंक्शन की सिंटैक्स इस तरह से काम करती है। यहां पे हमने जो लिखा डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन यहां पे खत्म होता है। उसके अंदर जो हमने लिखा है वो है कंट्रोल स्ट्रिंग, और उसके बाद में कॉमा करके हमने और भी कई पैरामीटर लिए हुए हैं। मतलब कि टोटल प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर लिए, एक ये डबल कोटेशन वाला और कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर। उसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर भी ले सकते हैं, कैसे वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंटफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम है जो कि प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। कंट्रोल स्ट्रिंग की जगह पे हम 3 टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे 3 टाइप की वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिंग वी कैन राइट 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद कॉमा करके जो लिखा है, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो नेम ऑफ द वेरिएबल होंगे। मतलब कि इस आर्ग्यूमेंट का आपको उपयोग तब करना है
जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। हम ये आगे सीखेंगे कैसे। तो कंट्रोल स्ट्रिंग की जगह पे आप 3 टाइप के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे आगे कि वो कौन से 3 टाइप के स्टेटमेंट है जो हम कंट्रोल स्ट्रिंग की जगह पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे है प्रिंटेबल कैरेक्टर। मतलब कि इस प्रिंटेबल कैरेक्टर को हम कहाँ पे लिखेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंटेबल कैरेक्टर लिखना, उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम जैसा लिखेंगे वैसा ही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। उसे हम बोलते हैं प्रिंटेबल कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंटफ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो। तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें हेलो प्रिंट करके दे देगा। तो ये हेलो हमने कहां पे लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि एट द प्लेस ऑफ कंट्रोल स्ट्रिंग। तो आपको समझ में आया दोस्तों, प्रिंटेबल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, आप जैसा लिखते हैं वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंटेबल कैरेक्टर। दूसरा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जिसे हम कर्सर मूवमेंट कैरेक्टर भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, तो जब भी आउटपुट स्क्रीन पर हमें कर्सर का मूवमेंट करना होता है तब हम इस कैरेक्टर का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। उसे हम बैकस्लैश कैरेक्टर भी बोलते हैं, उसे हम कर्सर मूवमेंट कैरेक्टर भी बोलते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर है जिसे हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि /n, /t, /a, /b और /v। /n जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नई लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है। /t का यूज टैब जितनी स्पेस देने के लिए यूज होता है। ए का यूज किसी बिप वॉइस के लिए होता है और बी का यूज बैकस्पेस के लिए होता है और वी का यूज वर्टिकल स्पेस के लिए होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 2 टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट की हमने बात की। एक प्रिंटेबल कैरेक्टर, हम जैसा लिखते हैं वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो कि आउटपुट स्क्रीन पर अगर आपको आउटपुट को कहीं पे खिसकाना है, मतलब कि आपको मूव करना है, तो आपको यहाँ पे कर्सर मूवमेंट कैरेक्टर का ही यूज करना पड़ेगा, तब भी आपका आउटपुट किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा। तो ये हो गई बात कर्सर मूवमेंट कैरेक्टर की। अब लास्ट में जो आता है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग कब होता है, तो जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना होता है तब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। विदाउट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर we cannot print the value of the variable on the output screen। तो यहां पे दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से है सी लैंग्वेज में जो कि हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम इसमें से %d, f और c का मैक्सिमम यूज करेंगे, लेकिन हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनका यूज क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ जो लिखा %d, इसका मतलब होता है जब भी हमें किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हम यूज करेंगे %d। अगर हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो हम यूज करेंगे %f। और अगर हमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे %c। एस स्ट्रिंग के लिए है, जो कि जब भी आएगा तब हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे ओ लिखा है %o, जो कि आप जब भी किसी डेसिमल वैल्यू का %o करके अगर वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो उसकी ऑक्टल वैल्यू आपको मिलेंगी।
तो ओ का यूज ऑक्टल वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है। एक्स का यूज डेसिमल की किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। आई इज सिमिलर टू द परसेंटेज डी, मतलब आई और डी दोनों इंटीजर के लिए यूज होते हैं। एच जो कि शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज होता है, और एल डी जो कि लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर की सिंटैक्स इस तरह से लिखी जाती है, परसेंटेज डब्ल्यू डी, मतलब परसेंटेज को यहां पे हम बोलेंगे कन्वर्जन कैरेक्टर। W का यूज होता है विड्थ देने के लिए, और D का यूज होता है किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। यहां पे एग्जांपल से हम समझते हैं दोस्तों। सपोज हमने इंटीजर A की वैल्यू 33 डिफाइन की, B की वैल्यू 666 डिफाइन की, और C की वैल्यू 8888 डिफाइन की। अब समझने वाली बात यहां पे दोस्तों ये है कि हमने यहां पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर परसेंटेज डी के साथ विथ को भी यूज किया है। आप देख सकते हैं यहां पे आगे हमने लिखा है परसेंटेज 06D, और हम किसे प्रिंट कर रहे हैं, तो ए को, मतलब ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसे डिस्प्ले करेगा, लेकिन ए के लिए ये 6 विथ पहले डिफाइन कर देगा, मतलब कि 6 ब्लॉक बना देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे ए की वैल्यू जो 33 है 6 बॉक्स में, वो 33 को ही प्रिंट करेगा। मतलब कि ये प्रिंट जब भी होगा ये राइट जस्टिफाई होगा, मतलब कि आपकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो लेफ्ट जस्टिफाई नहीं होगी, राइट जस्टिफाई होगी। मतलब कि सपोज यहां पे 06D लिखा है, तो यहां पे 6 की साइज विथ यहां पे फिक्स हो गई 6, तो 06D लिखा मतलब 33 को प्रिंट करना है, तो वो 33 राइट जस्टिफाई प्रिंट करेगा और आगे वो 0 को रख देगा। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है 6D, मतलब वो 0 को प्लेस नहीं करेगा, वो ब्लैंक रखेगा। यहां पे 6 की विथ डिफाइन की, लेकिन उसमें वैल्यू कितनी प्रिंट करनी है, तो 666, तो वो वैल्यू वहां से प्रिंट करेगा, आगे 6 ब्लैंक छोड़ देगा। और 8888, तो इसके लिए भी 6 की विथ डिफाइन की है, लेकिन उसमें 8888 को इस तरह से प्रिंट करेगा। अगर आप इस विथ का यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू लेफ्ट जस्टिफाई होती, मतलब कि 33 यहां पे आता, 666 यहां पे आता, और 888 यहां पे आता। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि अगर इंटीजर वैल्यू के साथ अगर हम परसेंटेज W का यूज करते हैं तो वो विथ के लिए होता है, और वो वैल्यू को राइट जस्टिफाई प्रिंट करता है। ये बात हो गई इंटीजर की। ऐसे ही सपोज आपके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और वेरिएबल में आपने फ्लोट वैल्यू स्टोर की है, तो उसके सिंटैक्स इस तरह से काम करेगी, परसेंटेज W.P_F। तो परसेंटेज यहां पे कन्वर्जन कैरेक्टर है, W यहां पे विथ स्पेसिफाई करता है, दिस विथ शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, और डॉट के बाद जो P लिखा उसका मतलब होता है प्रिसीजन, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट को प्रिंट करना चाहते हैं ये P से स्पेसिफाई होगा। और F का मतलब होता है, ये डेटा टाइप कैरेक्टर है जो कि फ्लोट के लिए यूज होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। सपोज इस एग्जाम्पल में हमने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू 98.7
7654। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन में क्या लिखा, 7.4f, मतलब टोटल विथ हमारी 7 है, उसमें पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट को डिस्प्ले करना है। मतलब कि यहाँ पे टोटल जो विथ होगी वो हमारी होगी 7 की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पॉइंट के बाद मतलब कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गए 7654, यहाँ पे पॉइंट आएगा और आगे आ जाएगा 98। ओके दोस्तों। सेकंड है 7.2f, मतलब कि टोटल विथ हमारी यहाँ पे 7 है, 7, और उसमें पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट डिस्प्ले करने हैं, तो वो राउंड फिगर कर देगा 77, यहाँ पे पॉइंट, और आगे जो भी लिखा वो 98, तो आगे 2 स्पेस छोड़ देगा। ये भी बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाई ही प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है 0.2। 0.2 का मतलब ये हुआ कि सपोज आपके टोटल जितने भी डिजिट है उससे अगर कम वैल्यू है तो वो उस पर असर नहीं करेगा, वो आउटपुट हमें इस तरह से ही देगा। मतलब कि सपोज टोटल हमारे 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट डिस्प्ले करने हैं, तो पॉइंट के बाद 2 का मतलब हुआ 77, और ये हमें वैल्यू देगा इस तरह से। ओके। और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट जस्टिफाई, ये जो भी वैल्यू है पूरी वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाई होगी 98.765। तो दोस्तों इस तरह से हम इन आउटपुट फंक्शन के अंदर किस तरह से %WD और %W.PF का यूज करते हैं, हमने ये सीखा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर a और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 11। अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे कंपलसरी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने जा रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक ही वैल्यू को प्रिंट करना है तो एक ही क्या टाइप है, तो यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए कौन सा स्पेसिफायर यूज होता है, %d। तो मुझे प्रिंटफ फंक्शन में लिखना पड़ेगा %d और वेरिएबल का नाम, तभी ये एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। सपोज हमारे पास दूसरा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने ले ली 222 और फिर से हमने यहां पे लिखा printf %d और वेरिएबल का नाम। अब अगर यहां पे हमने ये प्रोग्राम लिखा है दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा gcc, नीचे यहां पे gcc और first.c, मतलब कि प्रोग्राम का नेम .c, और हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिख के एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे a.exe नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी और यही फाइल हमारी एग्जीक्यूट करनी है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ नीचे टर्मिनल पे हमें ए लिख के टैब प्रेस को प्रिंट करना है और एंटर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये आउटपुट मिल गया। एक्चुअली मैंने ये प्रोग्राम सेव नहीं किया था। अब हम उसे प्रिंट करते हैं GCC, और तो ये देखो 11 एंड 222। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, भले ही हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं प्रिंटफ, लेकिन ये कोई नई लाइन स्पेसिफाई नहीं करता है। अगर आपको कर्सर को मूव करना है नई लाइन में तो आपको कंपलसरी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि 11 और 222 दोनों नई लाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ पे
हम लिख देंगे /n और यहां पे भी हम लिख देंगे /n। अब ये स्टेटमेंट जब भी रन होगा तो हमारी आउटपुट को नई लाइन में प्रिंट करेगा। ये दोनों आप देख सकते हैं नई लाइन में आ गए। तो हम इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे कोई मैसेज भी प्रिंट करना है, हमारी जो सिंटैक्स थी वो सिंटैक्स कुछ इस तरह से थी, आपको याद हो तो printf यहां पे हमने लिखा था कंट्रोल स्ट्रिंग और इसके बाद में लिखा था argv1, argv2 और इस तरह से हमने लिखा था, राइट। तो हमने इसी तरह से ये भी लिखा। तो यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट में दो वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज ये %d जो होता है वो एक वैल्यू के लिए होता है, हमें दो वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम दो बार भी %d लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ेंगे, एक a और एक b। मतलब कि पहला जो %d है वो पहली वैल्यू को प्रिंट करेगा, जहां भी %d है वहीं पे वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, जहां पे दूसरा %d है वहां पे b की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सपोज इन दोनों में हमने यहाँ पे स्पेस रख दी और हमने इसे सेव करके अगर रन किया तो दोनों वैल्यू के बीच में इतनी स्पेस देगा। तो आप देख सकते हैं 11 और 222 इन दोनों के बीच में स्पेस आ गई। तो इस तरह जहां पे %d है वहां पे ही वैल्यू को प्रिंट करता है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। अगर इसके साथ हमें किसी मैसेज को भी प्रिंट करना है तो भी हम कर सकते हैं। सपोज यहां पे हमें लिखना है, ये जो वैल्यू प्रिंट होती है वो एक ही होती है, तो इसके आगे हमें ये मैसेज लिखना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू %d एंड यहां पे हमने लिखा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज इक्वल टू %d। तो आउटपुट स्क्रीन पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो मैसेज के साथ होगी। यहां पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू 11 एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज इक्वल टू 222। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में आउटपुट स्क्रीन पर कैसे आउटपुट को प्रिंट करते हैं हमने ये सीखा। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसमें हम आउटपुट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, तो ये आपको सही तरीके से आना चाहिए। अगर सपोज मुझे यहां से नई लाइन में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ /n दे सकता हूं, तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो नई लाइन में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नई लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे /t का यूज करता हूं /n के साथ /t, तो t का मतलब हुआ टैब। तो यहाँ पे इसके आगे टैब जितनी जगह छोड़ देगा, तो /n और /t का ये यूज होता है। अब दोस्तों सपोज हमारे पास ये वैल्यू है और सपोज मैं b की वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू में डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा %o और अगर इसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू आई 336, वो उसका ऑक्टल नंबर है। और आगे हमें लिख देना है 0, क्योंकि इसके आगे तो ऑक्टल नंबर के आगे 0 ही होता है। तो ये वैल्यू सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे लिखना है 0। तो आप देख सकते हैं 0336। अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो वो x हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड करके देगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू हमें हेक्साडेसिमल में मिलेंगी। 0xDE इज हेक्साडेसिमल ऑफ 222। तो इस तरह से दोस्तों
हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। ये बात हो गई आउटपुट फंक्शन की। अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। सपोज हमने ये एग्जांपल लिखा है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है a, उसकी वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल है b, उसकी वैल्यू है। हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं c, और उसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे c में 30 स्टोर हो गए। तो हमारा आंसर हमें प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d, और उसके आगे हम एक मैसेज लिख देते हैं द आंसर इज इक्वल टू %d, और वैल्यू होगी c नाम के वेरिएबल। तो यहाँ पे हम उसे प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं द आंसर इज इक्वल टू 30 हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमने जो a और b की वैल्यू दी है वो फिक्स वैल्यू है, मतलब कि हमने कोई इनपुट नहीं दिया है बाहर से। इनपुट का मतलब होता है कि हम रन टाइम पे कोई वैल्यू को एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को बनाते वक्त ही वैल्यू को दे दिया, लेकिन ये वैल्यू मुझे रन टाइम देनी है। तो रन टाइम वैल्यू देने के लिए आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, और उसके बाद a और b की वैल्यू आपको इनपुट करनी है। और इनपुट करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन की भी सिंटैक्स प्रिंटफ के जैसी ही है, लेकिन यहां पे जो आर्ग्यूमेंट थी उसके आगे हमें एम्परसेंड लिखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट 1, एम्परसेंड, आर्ग्यूमेंट 2, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब इस सिंटैक्स को हम पहले समझते हैं। यहाँ पे है कंट्रोल स्ट्रिंग। तो जैसे कि प्रिंटफ ने हमने समझा था कि कंट्रोल स्ट्रिंग की जगह पे हम 3 टाइप के स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंटेबल कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर। बट यहाँ पे स्कैनफ में हम प्रिंटेबल कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम डिलीट करके यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। हमें कितनी वैल्यू इनपुट करनी है? 2। किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है? इंटीजर। तो एक %d हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार लिखा मतलब स्कैनफ फंक्शन में हमने 2 बार %d लिखा, मतलब कि हमें 2 वैल्यू को इनपुट करने देगा। अब जब भी हम पहली वैल्यू इनपुट करेंगे वो कहां पे स्टोर होनी चाहिए? तो a के एड्रेस पर। ये M% आगे जो लिखा इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब कि जब भी हमने a को डिक्लेयर किया होगा तो मेमोरी में इसका एक लोकेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ होगा, यहाँ पे उसका लोकेशन होगा, और उस लोकेशन का जो एड्रेस है उसे हम एड्रेस बोलते हैं। तो M%A का मतलब A के लोकेशन पर, M%B का मतलब B के लोकेशन पर। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसे पहले सेव करते हैं और अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू इनपुट लेगा। पहले यहाँ पे ये कर्सर जो दिखाई देता है वहां पे हमें इनपुट देना पड़ेगा, पहले 20। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमसे ये इनपुट मिलेगा। हमें इनपुट किया 30 और एंटर, तो हमें आंसर मिल गया 50, 30 प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या करना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कर्सर आता है। क्योंकि स्कैनफ फंक्शन जब भी रन होता है तो वो हमसे सीधा इनपुट लेता है। तो इससे पहले हम कोई मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। हमने अगर इस तरह से मैसेज प्रिंट किया होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या करना है। अब हम अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले हमें एक मैसेज देगा एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे हमें यह पता चलेगा कि हमें A और B की वैल्यू को इनपुट करना है। अब यहाँ पे हम देंगे 12
एंड 13, तो आंसर मिल गया 25। तो इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे हम एक ही स्कैनफ फंक्शन में एक वैल्यू इनपुट लेंगे और फिर से प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, तो यहाँ पे दूसरा स्कैनफ फंक्शन लिखना पड़ेगा, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एम परसेंट बी। तो अब दो बार ये स्टेटमेंट हमें दिखाई देगा, ए के लिए और बी के लिए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहां पे हमने इनपुट किया 15 और फिर से 16, तो 31 इज आंसर। तो इस तरह से हम स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आउटपुट और इनपुट फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।